नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम टॉक टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, दोनों चुनावों में काफी अहम भूमिका रही। एकमात्र नेता रहे जिनको घोषणा पत्र समिति की जिम्मेदारी दी गई। तो लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर अगर बीजेपी ने कैंडिडेट रिपीट किए तो वो दुर्ग सांसद विजय बघेल। आज इन्हीं से चर्चा करेंगे। विजय बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, लगातार दी गई, लेकिन मेरा सवाल आपसे शुरुआती यही रहेगा कि आप राजनीति में कैसे आए, पाटन से आपका क्या लगाव है और आप आगे क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं विस्तार टीवी के माध्यम से सभी देखने वाले सुनने वालों को नमस्कार करता हूं। जय जोहार, आप सबको प्रणाम। जहां तक मेरा पाटन विधानसभा के बारे में आपने जो सवाल पूछे हैं, क्योंकि मैं पाटन तहसील का हूं, मेरा गांव उरला है, चिरौदा कुमारी के पास, जो रायपुर से दुर्ग रोड में पड़ता है, और वो हिस्सा पाटन तहसील में आता है। पहले मेरा गांव भी पाटन विधानसभा में हुआ करता था, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद वह हिवारा विधानसभा हो गया और ये पाटन विधानसभा हमारा अलग हो गया। लेकिन फिर भी जो आत्मिक लगाव, जो लोगों से स्नेह प्यार, जो सुख दुख में आना जाना मेरा जो पहले बना था वही लगातार बना रहा, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी में 2004 में मैं शामिल हुआ और 2008 में मुझे यहाँ पाटन से टिकट दी गई, और उस समय भी हम लोग भूपेश बघेल जी और हम आमने सामने लड़े कांग्रेस भाजपा से, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वो चुनाव जीत कर एक सेवा का अवसर जनता ने मुझे जिताकर दिया। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया मेरे को। संसदीय सचिव गृह जेल सहकारिता विभाग, जो माननीय ननकी राम कंवर जी के पास था, कैबिनेट से, वो उनके अधीनस्थ मुझे ये जवाबदारी दी गई। तो ये है मेरा, और तब से लेकर आज तक पाटन विधानसभा मेरी कर्मभूमि है और राजनीतिक रूप से मेरी जन्मभूमि भी है। तो इसलिए मेरी जन्मभूमि भी पाटन तहसील है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा लगाव, मेरी आत्मीयता यहाँ है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको बीजेपी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, घोषणा पत्र बनाने की। घोषणा पत्र बनाना कितना कठिन था और घोषणा पत्र का पालन करना कितना कठिन है, क्योंकि आपने वादे बहुत सारे किए, बहुत सारे कर्मचारी आपके पास आए और तमाम तरीके की बातें होती जिनके वादे नहीं पूरे हो पाते हैं। तो दोनों में चुनौती, बनाने में क्या चुनौती है और उसे पालन करने में क्या चुनौती है? चुनौती तो हर कार्य है, मगर वाकई में जब मुझे घोषणा पत्र समिति के संयोजक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदारी दी, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बुरी तरह हार भारतीय जनता पार्टी की 2018 में हुई थी। मतलब ये समझिए कि पूरी तरह सुफड़ा साफ ही हो गया था। 14-15 सीट मिला था, 15 मिला था, इसमें से एक हमारे माननीय विधायक जी की हत्या हो गई थी, तो मात्र 14 विधायक थे। उपचुनाव में भी हम हार गए थे। तो 2023 का चुनाव वाकई में चैलेंज था एक, और सारी मीडिया और सारे लोगों में चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार को हराना मुश्किल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत मजबूत हैं और मजबूती से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस इस बार भी सरकार बनाएगी। चुनाव कार्यक्रम तो तय हुए, तारीख तय हुई, उस समय तक भी पूरी तरह ये बातें थी कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। फिर घोषणा पत्र समिति की जवाबदारी मुझे मिली, तो वाकई में एक चैलेंजिंग था, जहाँ पे इस तरह के चर्चा मीडिया में भी है, लोगों में भी है, नेताओं में भी है। तो स्वाभाविक रूप से घोषणा पत्र ऐसा हो कि हम वो जो मिथ्या एक चर्चा हो रही है उसको कैसे हम घोषणा पत्र के माध्यम से हम अपने पक्ष में माहौल को बनाएं। और 3 महीना पहले जो 21 लोग की टिकट डिक्लेयर हुई विधानसभा की, उसमें भी मुझे सौभाग्य से पाटन विधानसभा से प्रत्याशी बना दिया गया। मैं सांसद था, फिर भी
भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में मुझे यहाँ पाटन में प्रत्याशी बना दिया गया। वो चैलेंज भी था, वो जवाबदारी भी थी, और घोषणा पत्र समिति के संयोजक होने के नाते किस तरह बनाया जाए वो चैलेंजिंग था। तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर तय किया, जो समिति के अन्य सदस्य बनाए थे, सह संयोजक के रूप में माननीय अमर अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन जी और माननीय रामविचार नेताम जी और बाकी अन्य नेतागण थे। 31 की टीम बनी थी, 31 लोगों की। तो तय किए कि सब विधानसभा हम लोग घूमेंगे, और मैंने जवाबदारी बिलासपुर की सरगुजा संभाग की ली, और पूरा विधानसभा लगभग 45 विधानसभा में मैंने 1.5 महीने तक लगातार दौरा किया। नीचे से लेके जो सड़क में, रोड में, पसरे में सब्जी बेचने वाले हैं, उससे लेके उद्योगपति तक, कर्मचारी, अधिकारी, मितानी, आंगनबाड़ी, दैनिक वेतन भोगी से लेके संविदा नियुक्ति में काम करने वाले लोग, पत्रकारों से, कलाकारों से और साहित्यकारों से, मतलब मैं किसी भी वर्ग को मैंने नहीं छोड़ा। और अपने भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के जो पदाधिकारी हैं और सीनियर लीडर हैं, उनके साथ एक एक विधानसभा मैंने एक 1.5 दिन दिया और उसमें दौरा किया। और हर वर्ग की एक अपेक्षा रहती है कि सरकार बने तो सरकार से क्या अपेक्षा लोगों को है, वो पहले से हमको पता चला। तो उसी तरह मैंने साथियों के साथ मिलकर और सभी शीर्ष नेताओं के सहमति से और राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेताओं के साथ मिलकर ये घोषणा पत्र तैयार किया, और उसका लाभ मिला। और जो चर्चा परिचर्चा थी उसको दूर करते हुए और पार्टी के आदेश के अनुसार जो हमने यहाँ पाटन में चुनाव लड़ा, तो मुख्यमंत्री के साथ लड़ना, तो हमारे साथी जो पाटन विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ साथी हैं, कुछ व्यक्तिगत मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, इतनी कर्मठता से पूरा लोभ लालच क्या क्या नहीं देने का प्रयास किया भूपेश बघेल, डराना, धमकाना, हमारे साथियों को तो जेल भेज दिया गया था। सब इतनी तटस्थता से लगे रहे कि वो 10-11 दिन बाहर नहीं निकल पाए पाटन से। उसका भी लाभ मिला क्योंकि मुख्यमंत्री थे खुद, और मुख्यमंत्री होने के नाते सारे अधिकारी, कर्मचारी, सारी व्यवस्था उसकी थी, चुनाव में सरकार की रहती है, तो वो निकल नहीं पाए। नहीं तो ऐसा दमदार मुख्यमंत्री के रूप में उसको दिल्ली के भी नेता मानते थे कि ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। और अगर 10-12 सीट कहीं इधर उधर करवाते भी हो, उसमें भी मौका नहीं मिला। वो बंद के रह गए पाटन में। हमारे साथियों के हिम्मत, ताकत और हौसला, मतलब आपने उनको पाटन में रोका, नहीं तो कुछ हो सकता था। कुछ हो सकता था। ये चर्चा है, ये मीडिया में भी चर्चा थी, लोगों में भी चर्चा थी, और आज भी चर्चा। जब रिजल्ट आया तो उस समय, क्योंकि आप घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, और एक पूरा जो आपने खुद भी बताया कि एक आभा मंडल था, बड़े बड़े नेता और तमाम लोग, जनता, लोगों में एक धारणा थी कि उसका ये भ्रष्टाचार का पैसा भी, उसके पास तो करोड़ों रुपया था जी, पैसा ही फरार था। पैसा तो था ही। आप लोगों ने करप्शन को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, लगातार जो है करप्शन की भी बात किए, और बहुत सारे लोग जेल गए। लेकिन अब 2 साल बाद उस करप्शन में बहुत सारे लोग जमानत पर छूट रहे हैं, करप्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, कोर्ट में भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, टिप्पणियां आ रही हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये कोई कहीं पे कुछ हुआ रहता है तभी कानूनी दृष्टिकोण से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब ईडी है, और जो अन्य संस्थाएं हैं जो इस तरह के जो भ्रष्टाचार होने वाले कार्यों को निगरानी रखती है, अपराध शाखा है, ये सब में सबूत के साथ कुछ न कुछ मिला तभी तो कार्रवाई हुई है। आज जैसे पहले बहुत से अधिकारी थे, नेता थे, उनको महीनों महीनों और सालों साल जमानत नहीं मिला, तो अगर उसमें कुछ कमी खामी रहती उनके कार्रवाई में, या बिना मतलब परेशान करने के लिए उनको जेल भेज दिया गया बिना कोई सबूत के, तो अदालत है, न्यायालय फैसला करता, न्यायालय से उनको रिलीफ मिल जाता। मगर सत्यता थी, इसलिए उनको कोर्ट से कब किसी को 8 महीने बाद, किसी को 10 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद, किसी को साल भर, कई लोग तो अभी तक जमानत में छूटे नहीं। भूपेश बघेल के ये बताता है कि 8-10 महीने, भूपेश बघेल के बेटे भी 8-10 महीने जेल रहे। लेकिन जब वो निकले तो भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, कहा कि सत्य की जीत हुई है, उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया है, और कोर्ट ने भी ऐसा टिप्पणी किया है कि जो कार्रवाई की गई है वो गलत की गई है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोर्ट अगर कार्रवाई की गई है, गलत की गई तो बरी कर दे, फिर जमानत में क्यों छूटे? वो तो एक लाइन में खारिज हो जाता।
अगर गलत रहती तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं होता। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये बरगलाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, इनके वकील कर रहे हैं। और ये तो कोर्ट की परंपरा है ना, अगर बिना मतलब उसके ऊपर चार्ज लगाया गया तो एक लाइन में उसको खात्मा किया जाता है, खत्म किया जाता है। और पुलिस के ऊपर और हाँ बोल सकती थी, जो होता है अक्सर। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो बाहर जाने के लिए मना भी किए हैं। क्यों किए हैं? फिर पासपोर्ट जमा करने बोले हैं, आपको हाजिरी लगाने ये भी बोले हैं। सीधी बात है, जमानत में क्यों आपकी छोड़े? नजर में आपको लगता है कि कुछ न कुछ है। एक चीज और है, जब चैतन्य बघेल बाहर आए तो भूपेश बघेल का एक बयान आया कि मेरे बेटे को बीजेपी वालों ने नेता बना दिया, वो नेता था नहीं। और एक चर्चा उसके बाद बहुत तेजी से आई कि भूपेश बघेल राज्यसभा में जा सकते हैं और पाटन में चैतन्य बघेल चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो एक बार फिर आप चुनाव मैदान में रहेंगे? वो तो खैर समय बताएगा। पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं कोई पहले से कोई किसी चीज़ को मन में नहीं रखता, और हम लोग पार्टी से बंधे हुए हैं। रही बात कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने मेरे बेटे को नेता बना दिया, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि नेता कोई पार्टी नहीं बनाती, नेता स्वयं बनता है। वो माहौल मिले, उसके मन में ये बात हो कि भाई मेरे को इस लाइन में जाना है, वो खुद बनेगा, कोई किसी को नहीं बनाता। और खासकर अपोजिशन पार्टी क्यों बनाएगी? किसी को जेल भेज दिए वो क्या नेता बन जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जेल तो बहुत लोग जाते हैं, तो ये नहीं है। और कई लोग अच्छे काम के लिए जाते हैं, मतलब कोई अब बिना अपराध के भी, जैसे मेरे यहाँ पाटन में हुआ, उनके राज में, भूपेश बघेल के राज में मेरे 4-5 निरपराध साथियों को वो झूठे आरोप में, शराब की डकैती के आरोप में, जबकि कोरोना काल में हम शराब में ना बिके इसके लिए हम लोग ने आंदोलन किया था, और हमारे साथियों को, 4-5 साथियों को जेल भेज दिया। वो लोग रोक रहे थे, उसको झूठा आरोप लगाए। ये है इनकी कथनी और करनी। इस मुद्दे को आप बहुत प्रमुखता से उठाए। उस समय नहीं लगा। दूसरे के बेटे नहीं है, उनका बेटा है, जबकि उनके बेटे के लिए तो सारा सबूत मिला है। और वो बोलते हैं अगर इस तरह काले कारनामे करने वाले जेल जाके नेता बनते रहे तो फिर तो जितने जेल में है वो नेता बन जाएंगे आके। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेता वो खुद बनाए हैं। मैं मानता हूँ बहुत सीधा सरल मेरा परिवार का, इसलिए मैं जानता हूँ उस बच्चे को, मैं भी जानता हूँ लड़के को, छोटा भाई है मेरा, बहुत सीधा सरल था। लेकिन इसके कारण उसको इस तरह के जो गलत काम में उसको प्रश्रय मिला, उसकी सारी जिम्मेदारी भूपेश बघेल। और आज फिर से अपना राग अलाप रहे। तो गलत करने वाला पिता है और भुगतने वाला बेटा है। एक सवाल आता है, थोड़ा देश प्रदेश की राजनीति पे भी चर्चा कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से रायपुर सांसद और वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल थोड़ा नाराज लग रहे हैं। बीच में चर्चा आई कि आपके पास भी जो घोषणा पत्र बनाए थे उस समय के बहुत सारे लोग आए और उन्होंने आपसे कहा कि भाई हमसे वादा किया था उसे पूरा करवाइए। ये इस तरह की परिस्थितियां आखिर क्यों बन रही हैं? क्या सरकार संगठन में तालमेल नहीं है, या आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है? क्या परिस्थिति है? नहीं, ऐसा नहीं है, बात सुनी नहीं जा रही, ऐसा नहीं है। देखो, हम लोग अपने जो प्लेटफॉर्म है जहाँ हमको बात करनी चाहिए वहाँ करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सीधे हैं, सरल हैं, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, और वो बहुत सहजता और सरलता से रहते हैं। जहाँ तक घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की बात है, बहुत सारे जो हमारे घोषणा पत्र में दिए हुए वादे पूरे हुए हैं। हाँ, कुछ मामले प्रक्रिया में हैं, कुछ मामले लंबित हैं। तो समय बेसमय देखिए, घोषणा पत्र में जैसे आता है तो जिनके बारे में घोषणा पत्र में उनके लाभ की बातें आएगी तो स्वाभाविक रूप से उनको तो आतुरता रहेगी कि मेरा जो पॉइंट लिखा है वो जल्दी से पूरा हो। ये स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति है। लेकिन सरकार के लिए एक बाध्यता रहती है कि सिलसिलेवार हम उन घोषणा पत्र को धरातल पर लाएं और उसमें इम्प्लीमेंट करें। तो एक चल रहा है। अभी बेरोजगार बच्चे अभी आंदोलन करने की बात की है, तो मैं तो उनसे निवेदन ही करूंगा। सरकार बार बार बोल रही है, 2 साल हुआ है, अब हमारी प्रक्रिया चालू है और अगले जो अभी आने वाले बजट के बाद हम उस प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो थोड़ा धीरज रखना चाहिए, मेरा विनम्र निवेदन है उनसे। जहाँ तक बृजमोहन जी की बात है, तो बृजमोहन जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अनुभवी हैं
वो अनेक बार मंत्री रहे हैं। हम लोग तो उनसे बहुत कम ही बार जनप्रतिनिधि रहने का अवसर मिला। अनुभव में भी हम लोग उनसे कम ही हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा हुआ उसमें तो वो बता सकते हैं या जो शिक्षा मंत्री जी वो बता सकते हैं किस मामले में, किस मुद्दे पे वो लोग आपसी में इस तरह की जो असमंजस की स्थिति बन रही है लोगों के बीच में, उसको उन्हीं लोग दूर कर सकते हैं। बाकी हम लोग का फर्ज है कि अगर हमने हमारे ऊपर भरोसा करके सरकार लोग बनाए हैं तो उसको हम लोग पूरा करें, ये हमारा फर्ज है। इसलिए भी फर्ज है कि पूरे देश क्या दुनिया को मोदी जी के नाम से भरोसा है। बड़ी बात यह है कि जब सरकार बनी तो पहली बार के विधायकों को मंत्री बना दिया गया। बहुत सारे सीनियर लीडर जो हैं वो मंत्री नहीं बन पाए। क्या लग रहा है कि भाजपा पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है? सीनियर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला जा रहा है या फिर सीनियर लोगों का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है? क्योंकि विधानसभा में हमने देखा कि सीनियर विधायक जो हैं, वरिष्ठ विधायक, वो मंत्रियों को लगातार टारगेट करके सवाल करते हैं और विवाद की स्थिति पैदा होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये अंतर है, हम लोग कभी भी सत्य बोलने से नहीं हिचकते। हमारे यहाँ पार्टी में ये है कि अगर कोई गलती हो रही है तो उस गलती को निश्चित रूप से सुधारें, ये हर स्टेज में हम लोग बात करते हैं और उसमें हमारे नेता बुरा नहीं मानते। लेकिन कांग्रेस में कितनी भी गलती कर ले, कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, कितना भी कुछ हो जाए, कांग्रेसी ऐसा चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारी लुटिया डूब जाएगी, हम जनता के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे, या फिर अपने नेताओं को बचाने के लिए कुछ भी षड्यंत्र वो लोग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पसंद करते हैं, सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। हम लोग पंडित दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जी, जो हमेशा सच पे विश्वास करते थे, सत्य बोलते थे, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने प्रथम अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सींचा संवारा, अटल अडवाणी जी, तो ये विश्वास जो लोगों को बना इसलिए बना है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्टवादी है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। अगर गलत हो रही है तो उसको टोकना है, रोकना है और उसको ठीक करना है। अगले चुनाव में क्योंकि कांग्रेस में अभी प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है और ऐसी चर्चा है कि भूपेश बघेल अपने कैंप से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। उधर से टीएस सिंहदेव हैं जो कांग्रेस के समय घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। क्या लगता है कि अगले चुनाव में कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी है उससे और भूपेश बघेल के मौजूद रहने से बीजेपी को कुछ फायदा होगा? देखिए, बीजेपी कोई फायदा नुकसान के लिए राजनीति नहीं करती। बीजेपी तो सेवा भाव से लोगों की सेवा करे, उस भाव से करती है। और विपक्ष में कौन बैठा है, क्या बैठा है, उससे चिंता भारतीय जनता पार्टी की नहीं रहती। वो भूपेश बघेल आए चाहे कोई भी आए, उससे फर्क पड़ने वाली नहीं है। हम लोग अपने कार्यों पर विश्वास करते हैं। हम कितना ईमानदार हैं, कितना ईमानदारी से लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी क्या है, हम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। हमें जनता इसलिए ना चुने, निगेटिव वोटों के माध्यम से ना चुने, हमारे लिए हम पॉजिटिव सोच के साथ जनता चुने, ये भाव हमारा भारतीय जनता पार्टी का रहता है और वही हमारी मूल है, वही शक्ति है, वही सामर्थ्य है। हमारे सभी नेता ये बोलते हैं। लेकिन पिछला चुनाव तो पूरा नेगेटिव उस पर था। भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को आप लोगों ने बहुत लाइमलाइट में लाया और जनता के बीच गए। गलती विपक्ष की भूमिका तो वो होना चाहिए कि भाई अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो विपक्ष उसी तरह उसका विरोध करे, प्रतिरोध करे जी। और जनता भी चाहती है कि भाई ये लोग इतना गलत कर रहे हैं फिर भी ये कहाँ है विपक्ष की, ये क्यों मूक दर्शक बैठे हैं, ये जनता भी चाहती है। तो उस भूमिका में भी हम लोग अग्रणी रूप से सामने आके, और विपक्ष की भूमिका तो भारतीय जनता पार्टी वर्षों से निभा रही है, इसलिए विपक्ष में ज़्यादा दमदारी से हम लोग अपनी बात रखते हैं। धर्मांतरण का मुद्दा है, आप लोग बस्तर भी गए, बस्तर में तमाम तरीके की बात हुई चुनाव से पहले। अब 2 साल आपकी सरकार बने हो गया, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी है, नगरीय निकाय में भी है, पंचायत में, मतलब 4 इंजन की सरकार है। कांकेर में घर जला दिए जाते हैं, बस्तर अशांत है, सरगुजा का बहुत बड़ा क्षेत्र अशांत है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार बहुत ताकतवर तरीके से धर्मांतरण को
रोकने और उस धर्मांतरण को रोकने के साथ साथ जो विवाद हो रहे हैं, जो घर जलाए जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की स्थिति में है। ये दो बातें हैं। एक तो पहले बस्तर सरगुजा क्षेत्र जो वनांचल है वहाँ नक्सलियों का आतंक था, लेकिन सरगुजा समाप्त हुआ, बस्तर समाप्त होने के कगार पे है। जब सरकार किसी दूसरे ओर ध्यान देती है तो मैं समझता हूँ कि जब एक मुद्दे पे लेके चलती है कि हम नक्सली ख़त्म करेंगे, हमारा मेन टारगेट है नक्सली ख़त्म करना, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से दूसरे प्रॉब्लम को लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से दूसरा जो प्रॉब्लम है वो सर उठाता है। वो थोड़ा सा धर्मांतरण की बात जैसे आपने किया, जब इस तरह की बातें संज्ञान में आई, वो तो मैदानी क्षेत्र में भी अभी बहुत चल रहा था, लेकिन आप अभी देखे हैं शांत है। जो एक साल पहले कहीं किसी को मार दिए, पीट दिए, कोई केस हो गया, ये बातें आती थी, अभी एक साल से पूरी तरह शांत है। मतलब कानूनी व्यवस्था सुधरी है और लोगों को जो इस तरह कृत्य करने वालों को मन में डर और भय आया है। अब उस तरह वहाँ की बात है तो वहाँ जो बहुत सारे जैसे हमारे आरएसएस के विंग है वो भी काम कर रहे हैं। इधर नारायणपुर क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जी की संस्था है, वो काम कर रही है। तो इस तरह सरकार अभी उन संस्थाओं के सहयोग से जो धर्मांतरण करने वाले हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जो घर वापसी के लिए भी लगे हुए हैं। एक जुदेव जी थे, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बेटे कर रहे हैं। ये महिला एक समूह बनी है, हजारों महिलाएं हैं, वो लोग इस तरह के काम अभी कर रहे हैं। तो इसमें भी धीरे धीरे कमी आ रही है। और अचानक कोई विस्फोट हो जाता है तो एक समाचार का वो हेडलाइन तो बनता ही है, मगर उसको सभी जगह इस तरह व्यवस्था हो रहा है, यह इस रूप में नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना है। सरकार जो है चल रही है, 2 साल पूरे हो गए, उस सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं और सरकार से और क्या उम्मीद है, क्या किस तरीके से और बेहतर होना चाहिए? संतुष्टि तो कभी मन में होना नहीं चाहिए। पहली बात, हमेशा करने की इच्छा हो और अच्छा करने की इच्छा हो। और सरकार बहुत सारे मुद्दों पे अच्छा काम कर रही है। और जैसे एक बड़ा जो काम हो रहा है एससीआर का, मैं बता दूं कि कोई भी प्रदेश मेट्रो सिटी के बगैर अधूरा है और उसकी कमी हमारे यहाँ है। जैसे आप कर्नाटक ले लें, अगर बेंगलोर को निकाल दें तो कर्नाटक अधूरा हो जाएगा, पूरा प्रदेश अधूरा हो जाएगा। तो दिल्ली में जो एनसीआर है उसी तर्ज पे हमारे यहाँ एससीआर जो हमने घोषणा पत्र में डाला था अपने नेताओं की सहमति से, उसमें एक साल पहले से ही मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री चौधरी जी को, तो उसमें 200 करोड़ का प्रावधान करके पूरे सर्वे का काम शुरू हो गया है। और आप देखिएगा आने वाले समय में जब एससीआर का सारा स्वरूप लोगों के सामने आएगा ना, तो रायपुर, नया रायपुर से लेकर राजनांदगांव के कैसे मेट्रो सिटी का निर्माण होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मेट्रो ट्रेन्स बनेंगे, आवागमन के संसाधन बनेंगे, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र जो उरला है, रायपुर वाला उरला जो यहाँ का ये भिलाई हमारा है जी, और इधर भिलाई से और आगे चले जाए तो अपने राजनांदगांव रोड में, तो ये एक ऐसा क्षेत्र बनेगा कि वो मेट्रो सिटी का स्वरूप लेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होंगे और वो छत्तीसगढ़ का स्वरूप ही बदल जाएगा उसमें फिर। तो ये इस दिशा में जो काम हो रहा है, अन्य प्रकार के जो रोड कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, रेल में हमको बहुत अच्छा बजट मिला है। तो इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ का जो केंद्र के और राज्य के डबल इंजन की सरकार का यह फायदा हो रहा है। नक्सलवाद पर अमित शाह जी बहुत सख्त हैं, खुद मॉनिटरिंग करते हैं, आप भी सांसद हैं, क्या सांसदों के दल से भी बातचीत करते हैं अमित शाह जी कि किस तरीके से होना चाहिए और आप लोगों की सुझाव? नहीं, जब हम लोग जैसे किसी कारणवश मिलने जाते हैं और कोई बात होती है तो पूछते रहते हैं, भाई अभी क्या हाल चाल है, क्या स्थिति वहाँ पे, कुछ जानकारी लगी, तो इस तरह वो पर्सनली भी पूछते हैं। अगर कहीं भेंट हो गई, कहीं हम लोग कोई काम के लिए मिलने के लिए उनसे समय लिया, जब समय देते हैं तब, तो बराबर उनको चिंता रहती है और पूछते रहते हैं। भाजपा ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन शुरू होने की प्रक्रिया आ गई है, आप लोग भी शायद दिल्ली जाएंगे। नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से छत्तीसगढ़ को क्या उम्मीद है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो प्रभारी रहे हैं, आप लोगों से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं? देखिए,
पहले तो बहुत, जिस दिन माननीय नितिन नवीन जी का नाम आया, हम दिल्ली में थे, बहुत खुशी हुई क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीकी हैं। मैं घोषणा पत्र समिति के संयोजक होने के नाते भी, एक सांसद होने के नाते भी उनसे बहुत नज़दीक रहा और समय बेसमय चुनाव के समय उनसे बैठक होती थी। व्यक्तिगत रूप से चर्चा होती थी, सार्वजनिक रूप से भी मीटिंगों भी चर्चा होती थी। एक बहुत सुलझे हुए और बहुत अच्छे सोच वाले व्यक्ति हैं। क्या नया करना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, एक कार्यकर्ता के रूप में भी वो लोगों को जिस तरह पार्टी के रीति नीति और पार्टी में किस तरह रणनीति बननी चाहिए, मतलब आज छत्तीसगढ़ में जो जीत हुई है उसमें उनकी माथुर जी की जो अहम भूमिका जोड़ी बनी थी और माननीय मनसुख मांडविया जी, वो तिकड़ी बहुत काम आई और तीनों के अलग अलग मतलब जो काम करने के तरीके हैं उसका लाभ छत्तीसगढ़ के चुनाव में मिला। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनने वाले हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, तो हमसे ज़्यादा खुशी और किसको होगी। कई लोग यार नहीं जानते, यार ठीक है मिलते हैं मालते हैं, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे छत्तीसगढ़ का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, बनने वाले हैं और कार्यकारी बन गए हैं। तो आपने सुना विजय बघेल जी को। विजय बघेल जी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि राजनीति में संतुष्टि का कोई पैमाना नहीं होता, हमेशा लगातार सतत काम करने की उत्साह और उमंग होना चाहिए। खास बात यह है कि इन्होंने चाहे विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र की बात हो, लोकसभा चुनाव में हो या फिर अभी नक्सल मोर्चे पर और धर्मांतरण, सभी विषयों पे बेबाकी से अपनी राय रखी और ये बताया कि बीजेपी की डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार पॉजिटिव काम के सहारे अगले चुनाव में जाएगी, जनता के बीच जाएगी, जनता को पॉजिटिव बातें करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी।